अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जीन सीक्वेंसिंग। और ये वो मेथड है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि एक जीन में जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं, जो बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स में एक्चुअली में लगी हैं, उसी के मुताबिक न्यूक्लियोटाइड्स की किस्में हैं वो किस तरतीब से लगी हैं। इससे हमें पता चल सकता है कि जो जीन है जो कि एक प्रोटीन को करेक्टराइज कर रहा है उसमें वो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या है, तो वो एग्जैक्ट सीक्वेंस से हम उस पूरे जीन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जीन जो है उसके बारे में स्टडी हुई, इनहेरिटेंस के कवानीन के बारे में स्टडी हुई, टेक्निक्स आने लगी और फिर हमें एक मेथड मिल गया 1970 की दिहाई में, जहाँ पर हम इस काबिल हो गए कि डीएनए को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके तो उसके सेगमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी कर सकें। अब द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, ये जो मेथड है जिसको इतनी दहाइयों में जो है रिसर्च की मदद से ढूंढ निकाला गया है और आज इसके भी आगे बहुत सारी किस्में बन चुकी हैं। इसके 3 प्रिंसिपल हैं जो कि आपको पेपर में 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। टू जनरेट पीसेज ऑफ डीएनए ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। एक तो ये कि इससे हमें डीएनए के मुख्तलिफ साइज़ जो है वो हासिल हो जाते हैं, जो कि सेम पॉइंट पर स्टार्ट हो सकते हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन हमें उनका एग्जैक्ट सीक्वेंस पता चल सकता है। इन पीसेस को इनके मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से हम एग्रोस जेल, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एग्रोस एक जो है सब्सटेंस है केमिकल, उसके थ्रू बनता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पूरा ऑपरेटस है जिसकी मदद से हम डीएनए के मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं इस जेल के ऊपर रन करके। और हम सीक्वेंस जो है वो रीड कर सकते हैं कि कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस किस तरतीब से जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए मटेरियल में लगी हुई हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार्ट है और ये चार्ट जो है एक्चुअली में ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको शो कर रहा है। ATCG इसके ऊपर लिखा हुआ है। हमने डीएनए के सेगमेंट्स को जो है वो जेल के ऊपर रन किया है। जेल के ऊपर रन करने के बाद हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो इस तरतीब से आई हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे A का बैंड है, फिर T का बैंड है, फिर G है, फिर T है, फिर C है, फिर A है, फिर G है, फिर T है। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक आप जो चारों बेसिस हैं इनको जिस तरतीब से बैंड आ रहे हैं उस तरतीब से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि जो हमारे पास डीएनए का सेगमेंट है जिसकी हमने ये सीक्वेंसिंग की है या इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने इसको स्टडी किया है, उस पे न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो इस तरतीब से लगा हुआ है। क्योंकि 4 जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो 4 ही जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके सीक्वेंस भी होते हैं। और डीएनए के सेगमेंट को आप देख सकते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में यहाँ पर रन किया गया है। चारों बेसिस जो हैं उसको चार्ट के ऊपर ATCG की शक्ल में लिखा जाता है और फिर इनके आने वाले हासिल होने वाले जो बैंड्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। आज हमारे पास ऐसी बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं। स्पेशलाइज्ड इसके लिए अपरेटस तैयार किया जाता है, जैसे PCR के लिए थर्मोसाइक्लर नाम की मशीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जिसमें डीएनए के सेगमेंट्स की जो है बहुत जल्दी बहुत बड़ी तादाद में कॉपीज़ बना ली जाती हैं। इसी तरह जीन सीक्वेंसिंग करने के लिए भी सीक्वेंसर्स जो हैं वो तमाम दुनिया में अब इस्तेमाल हो रहे हैं और इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से पहले किया जाता था। प्रॉपर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसके साथ साथ सीक्वेंसर्स मौजूद हैं दुनिया में। ये वो ख़ास मशीनें हैं कि जिनके ज़रिए हम न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है उसको हम पढ़ सकते हैं और उसकी मदद से हम जो है वो बता सकते हैं कि एक जीन में न्यूक्लियोटाइड्स किस सीक्वेंस से लगे हुए हैं। तो अगर हमने उस जीन को सिंथेसाइज करना है, उस जीन का स्ट्रक्चर जो है स्टडी करना है, उस जीन में कोई फॉल्ट है, कोई उसमें बेस गलत आकर लग गई है, ये सारी चीज़ों को सही करने के लिए हम सीक्वेंसिंग का काम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो आपको अब यही बात जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि टेक्स्ट में उन्होंने बताया है कि फॉर जनरेशन ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स 2 मेथड्स आर जनरली यूज्ड। एक सेंगर का मेथड है। सेंगर ने सबसे पहले ये काम स्टार्ट किया था और इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं, जो कि डीएनए की सिंथेसिस जो है वो डिफरेंट साइट्स पर टर्मिनेट कर देता है, उसके सेगमेंट्स को इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक और जो साइंटिस्ट का ग्रुप है जिसे मैक्सम गिलबर्ट मेथड कहते हैं, इसमें भी डीएनए के थ्रेड्स को केमिकली काटा जाता है मुख्तलिफ साइजेस में और इनको भी सीक्वेंसर्स की मदद से रीड किया जाता है। तो ये दोनों मेथड जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इतने मॉडिफाई हो चुके हैं कि प्रॉपर सीक्वेंसर जो है वो बना लिए गए हैं, जो कि हमें लेबॉर्ट्रीज़ में जो है ये काम सर अंजाम करने में मदद देते हैं।
तो टिपिकल जेल जो है वो इस्तेमाल की जाती है, डाईडीऑक्सी मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। द वॉल्यूम ऑफ डीएनए सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इज़ नाउ सो लार्ज दैट पावरफुल कंप्यूटर मस्ट बी यूज टू स्टोर एंड एनालाइज इट। जैसे कि हमने बात पहले भी कर चुके हैं कि डीएनए मटेरियल इतना लंबा है कि उसके ऊपर अगर हम इंफॉर्मेशन लिखने बैठ जाएं तो हज़ारों की तादाद में किताबें और हज़ारों की तादाद में हमारे पास उसके हर किताब के सफ़े होने चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो मखसूस सीक्वेंस के साथ इनमें लगी होती हैं। इतने सारे जीन हैं और सब ने ही सीक्वेंस में लगी होती हैं, तो इसीलिए हमारे पास ऐसा जो है कंप्यूटर्स और ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स और डेटा स्टोर करने की पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स होनी चाहिए जो कि जीन सीक्वेंसिंग करके जीन्स का जो स्ट्रक्चर है उनको हमें स्टोर करने में मदद दे सकें, ताकि हम जेनेटिक्स की जो ब्रांच है और बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है और लेटेस्ट जो हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं, जब उसको हम स्टडी करना होता है तो हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर जीनियाती जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो आप देख सकते हैं मेथड था, इसमें हमने कलर्ड फ्लोरेसेंट डाई इस्तेमाल किया जो कि बेसिस को जो है वो डाई कर देता है, डीएनए मटेरियल को डाई कर देता है। मखसूस बेसिस जो है वो इसके ऊपर अलहदा हो जाती हैं बैंड्स की शक्ल में, और डिटेक्टर जो है वो ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक इसको रिकॉर्ड करता है, और फिर इन जो फ्लोरेसेंट या कलर दिए हुए या डाई किए हुए जो बेसिस हैं उनको जेल के ऊपर रीड करने में हमें मदद देता है, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट जो सीक्वेंस है उसको स्टडी कर सकते हैं। Owing to the automation of DNA sequencing, the genome of many organisms have been sequenced. अब क्योंकि दुनिया में इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सीक्वेंसर स्पेसिफिक आ चुके हैं और जीन सीक्वेंसिंग की भी आगे से बहुत सारी किस्में हैं, तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पूरे पूरे जीनोम जो हैं उनको सीक्वेंस किया जा चुका है। मिसाल के तौर पर प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं और एनिमल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, आपको पता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग और ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं और इनका अपना डीएनए भी होता है, तो इनको भी सीक्वेंस किया जा चुका है। इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनका पूरा पूरा जो जीनोम है उनको स्टडी किया जा चुका है। इसी तरह यीस्ट यानी कि खमीर है, इसी तरह नीमाटोड कुछ वॉर्म्स हैं जिनके जो जेनेटिक मटीरियल है उनको पूरे का पूरा स्टडी किया जा चुका है। इसी तरह ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, इसके अलावा एक मॉडल प्लांट है अरेबिडोप्सिस, और चूहा और इंसान, ये जो कुछ प्रोजेक्ट हैं इनको लिया गया है। मुख्तलिफ जो रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं, और दुनिया भर में जो लोग हैं वो सीक्वेंसिंग जब करते हैं तो इसको NCBI एक मखसूस वेबसाइट है, समझ लें एक डाटा जो है वो चलाती है, और उसमें जो है इसको स्टोर किया जा रहा है इस इंफॉर्मेशन को। अब हम इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ मैसिव एफर्ट ओरिजिनली फाउंडेड बाय US। ये अमेरिका में इसको स्टार्ट किया गया है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से उसके बाद बहुत सारी फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ जो है वो भी सामने आ गई, और उन्होंने ह्यूमन जीनोम को जो इसकी मैपिंग करने का जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया। मैनी नॉन प्रॉफिट एंड फॉर प्रॉफिट बायोकेमिकल लेबॉर्ट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड आर नाउ इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो काम कर रही हैं, और उसकी मेन रीज़न ये है कि इंसान में जो पूरी कलेक्शन है, जो पूरी कैरियोटाइप है जिसको हम जीनोम कहते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स पर मौजूद है, उसका एक मैप तैयार कर लिया जाए और उसको लोकेट कर लिया जाए कि कौन से क्रोमोसोम्स पर किस तरह से जीन मौजूद है, जीन के आगे से स्ट्रक्चर क्या है। मिसाल के तौर पर ये आपको क्रोमोसोम दिखाया गया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के आपको यहाँ पर जीन नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं थायोसिस, हाइपोफॉस्फेटेमिया, ऑक्यूलर एल्बिनिज़म, ड्यूकीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रेटिनिटिस पिगमेंटोसा, ये मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं। इसी तरह नाइहान सिंड्रोम, हीमोफीलिया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, हीमोफीलिया ए, कलर ब्लाइंडनेस, सेप्टिक पैरापेल्जिया, एक्स लिंक्ड, ये जो कुछ डिजीज़ हैं ये एक्स लिंक्ड हैं, कुछ जो होती हैं वो वाई लिंक्ड होती है, लेकिन यहाँ पर हमने एक एक्स क्रोमोसोम का जो मैप है हमने वो तैयार किया है, और हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर जो जीन है वो मौजूद है। इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जो भी बीमारी जिस भी जीन की वजह से पैदा होती है उसको लोकेट किया जा सकता है, उस जीन का स्ट्रक्चर स्टडी किया जा सकता है, वहाँ पर जो है क्यों म्यूटेशन हुई और क्यों जीन जो एबनॉर्मल हो गया जिसकी वजह से बीमारी पैदा हो गई, इस चीज़ को स्टडी किया जा सकता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी सालों से काम इसके ऊपर हो रहा है, और जो है पहला गोल जो है इसका वो ये है कि तमाम जो ह्यूमन जीनोम है उसको मैप किया जाए।
अब आपको इसकी एक जो सूरत है वो एक्स क्रोमोसोम का जो इन्होंने आपको मैप दिखाया हुआ है वो पिक्चर में जो कि मैंने अभी आपको पढ़कर बताया है वो मौजूद है। When the DNA sequence of human chromosome number 22, one of the smallest human chromosomes, was completed in 1999, it became possible for the first time to see exactly how genes are arranged along with the entire vertebrate chromosome. 1999 में क्रोमोसोम नंबर 22 जो है इंसानी क्रोमोसोम नंबर 22, इसका जो साइज़ है वो सबसे छोटा होता है। इसके ऊपर मौजूद जो जीन्स हैं उनको स्टडी कर लिया गया था और इसकी मदद से बाकी के वर्टिब्रेट्स को और उनमें पाए जाने वाले जीन्स को भी मैप करना आसान हो गया और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की वेलफेयर के लिए।